हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अगला हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी गुण। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी गुण। तो ऊष्मागतिकी गुण होते क्या हैं? तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह लक्षण होते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। अभी हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह लक्षण होते हैं जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह लक्षण होते हैं जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए हम लोग एक ग्राफ पे P और V दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट 1 ले रहे हैं और एक यहाँ पे पॉइंट 2 ले रहे हैं। ये हमारी अवस्था 1 है, ये हमारी अवस्था 2 है। अगर हम लोग कहें कि P1 बराबर है 10 बार है, एक मान लीजिए कोई प्रेशर है, एक PA है ये 10 बार है और PB है ये 5 बार है या ये 2 बार है। मान लीजिए कितना बार है, ये दाब हम ले रहे हैं, ये कितना बार है, 2 बार है। तो कौन सा अवस्था 1 होगा और कौन सा अवस्था 2 होगा इसमें से? तो हम लोग देखेंगे चूंकि ये जो P है ये हमारा मूल बिंदु है। इधर से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे P की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये वाला अगर हम लोग देखें तो एक पे P की वैल्यू ये है और एक पे PB की वैल्यू ये है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो PA वाला होगा वो इस पॉइंट को इंडिकेट करेगा, वो अवस्था 1 को, अवस्था 1 को इंडिकेट करेगा। तो ये क्या, ये हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक एक प्रॉपर्टी है प्रेशर, जो क्या कह रहा है, जो बता रहा है कि हमारा प्रेशर मतलब कम ज्यादा के अनुसार हमारा अवस्था 1 होगा कि अवस्था 2 होगा। अभी हम लोग और एग्जांपल लेकर के इसको आगे समझेंगे। हम लोग इसकी परिभाषा को चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा को इंग्लिश में परिभाषा क्या होगी? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स thermodynamic property refers to the characteristics which can be used to describe the state of the system. Which can be used to describe the state of the system. यानी कि परिभाषा हमारी क्या होगी? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह लक्षण होते हैं जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी के आधार पे हमारा प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, हमारा टेम्परेचर हो गया, इसके आधार पे हम लोग बता पाएंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो किस अवस्था में एक तरीके से होगा। तो इसके कुछ मुख्य फीचर्स है, इसके जो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, इसके कुछ फीचर्स है या
कुछ फीचर्स है, हम लोग बोल सकते हैं मुख्य बिंदु इसमें कुछ है। क्या है? इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं। पहला इसमें ये है कि देखिए एग्जाम में आएगा तो केवल आपको डिफिनीशन लिखना रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए चीजें हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में उतनी चीजें दी नहीं हुई हैं कि आप प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से जान पाए। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा डीप में चलेंगे, जिससे हमको आगे देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका पूरे थर्मल इंजीनियरिंग का बेस है। इसी पे आपका आईसी इंजन डिपेंड करेगा, इसी पे आपका आरएसी डिपेंड करेगा, इसी पे आपका पावर प्लांट डिपेंड करेगा। तो ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इस नाते इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर कर रहे हैं। पहला ये क्या है? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब ये मापने योग्य गुण होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसे लक्षण होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं इट इज मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या होता है? मापने योग्य गुण होता है। जो एक सिस्टम को मापने योग्य गुण होता है, इसी वजह से हम बता पाएंगे कि यह एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग कर पाएगा, जो डिफरेंशिएट करेगा एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से। दूसरा ये जो होता है पॉइंट फंक्शन होता है या स्टेट वेरिएबल होता है। दूसरा इट इज पॉइंट फंक्शन आर स्टेट वेरिएबल। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं नॉट पथ फंक्शन, नॉट पथ फंक्शन। एक हमारा पॉइंट फंक्शन होता है, एक पथ फंक्शन होता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको भी हम आगे डिस्कस कर देंगे, क्योंकि ये भी थर्मोडायनेमिक्स में आपको जानना जरूरी है कि हमारा स्टेट फंक्शन क्या होता है और हमारा पथ फंक्शन क्या होता है। तीसरा इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और चौथा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीपी इक्वल टू जीरो। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीपी इक्वल टू जीरो का मतलब ये जैसे इंटीग्रल का ये चिन्ह होता है, ये इंटीग्रल का चिन्ह होता है, और हमने इस पे ये बना दिया, तो इसका मतलब हो गया साइक्लिक इंटीग्रल। मतलब साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से थे, यहाँ पे थे, अवस्था 1 थी और यहाँ पे अवस्था 2 है। यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर P1 बराबर मान लीजिए 10 बार है, तो आप किसी रास्ते से घूम के गए और दोबारा इसी पे लौट करके आ गए, तो आपका जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीपी यानी कि प्रॉपर्टी में जो परिवर्तन होगा, डीपी मतलब प्रॉपर्टी में एक तरीके जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीपी इक्वल टू क्या होता है? जीरो। वेयर पी इज एनी प्रॉपर्टी, जहां वेयर पी इज एनी प्रॉपर्टी। तो ये चार मुख्य गुण होते हैं, ये चार मुख्य गुण होते हैं, ये आगे यूज होंगे प्रॉपर्टी में, आगे या आगे के हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तीन सारी चीजों का कहीं ना कहीं पे जिक्र रहता है, या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो बहुत सारे एमसीक्यू जो है इन जो हमारे मुख्य बिंदु हैं इस पे जो हमारे बनते हैं, इसके माध्यम से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो हमको ये जानना जरूरी है। पहली चीज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह लक्षण होता है जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में जानकारी देता है, या कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह गुण होता है जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है? वह गुण होता है जो सिस्टम के बारे में जानकारी, जो सिस्टम की अवस्था के बारे में जानकारी देता है। इसके मुख्य बिंदु चार क्या है? पहला इट इज मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, यह मापनीय गुण होता है। इट इज पॉइंट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, यह बिंदु फलन होता है या अवस्था फलन होता है। बिंदु फलन बोलिए या अवस्था फलन बोलिए, यह पथ फंक्शन नहीं होता है। तीसरा ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और चौथा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीपी इक्वल टू जीरो होता है, जहां पी आपका क्या है? कोई प्रॉपर्टी है। तो हमारे क्या हो गए? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के चार मुख्य बिंदु हो गए। अब
अब हम आगे जो है थोड़ा सा स्टेट फंक्शन और पथ फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि हमारा पथ फंक्शन क्या होता है और हमारा स्टेट फंक्शन क्या होता है। ये हमारे सिलेबस में चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? पथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन के हमारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन होता क्या है हम लोग जान लेते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट फंक्शन। क्या? पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बिंदु फलन। क्या बोलते हैं? बिंदु फलन बोलते हैं। अब बिंदु फलन क्या होता है कि दैट सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट टू द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, मतलब कि वह सिस्टम जो सिस्टम की अवस्था पे डिपेंड नहीं करता है उसे हम लोग पॉइंट फंक्शन कहते हैं। दैट फंक्शन कह सकते हैं, दैट फंक्शन विच इज इंडिपेंडेंट टू द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज पॉइंट फंक्शन। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ 1 पे थे, 1 से आप 2 पे आए, 2 पे आए और 2 से फिर 1 पे चले गए। आप चाहे जिस रास्ते से आइए, चाहे जिस रास्ते से जाइए, चाहे जिस रास्ते से आइए, चाहे जिस रास्ते से जाइए, लेकिन अगर आप अवस्था 1 पे पहुंच गए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी कि ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये सिस्टम की हिस्ट्री है। मान लीजिए सिस्टम इस रास्ते से आ रहा है, तो ये क्या एक तरीके से इसकी हिस्ट्री है। तो अगर हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा? पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि वह फलन जो किसी सिस्टम की हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता, या दैट सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट टू द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज पॉइंट फंक्शन। कह सकते हैं कि वह फलन जो किसी सिस्टम की हिस्ट्री से स्वतंत्र होता है, हिस्ट्री से स्वतंत्र होता है, वह फलन जो किसी सिस्टम की हिस्ट्री से स्वतंत्र होता है, पॉइंट फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट फंक्शन कहलाता है। तो वह सिस्टम, वह फलन जो किसी सिस्टम की हिस्ट्री से स्वतंत्र होता है, पॉइंट फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट फंक्शन कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, सभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होती हैं वो क्या होती हैं? वह पॉइंट फंक्शन आपकी होती हैं। जैसे आपका टेम्परेचर, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल में, टेम्परेचर कामा प्रेशर कामा वॉल्यूम ईटीसी, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे जो होते हैं पॉइंट फंक्शन होते हैं। अब अगला अगर हम लोग बात करें पथ फंक्शन की, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में पथ फलन। पथ फलन क्या करेगा? सिस्टम की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो कह सकते हैं कि वह फलन जो किसी सिस्टम की हिस्ट्री पर निर्भर करता है, पथ फलन कहलाता है। वह फलन जो किसी सिस्टम की हिस्ट्री पर निर्भर करता है, पथ फलन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका आपका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा हीट एंड वर्क। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हीट एंड वर्क। जो हीट एंड वर्क होते हैं, ये दो क्या होते हैं? ये दो आपके पथ फंक्शन होते हैं। यह सिस्टम की हिस्ट्री पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे पीवी, जैसे ये पी हो गया, वी हो गया, पीवी पे अगर हम लोग कोई चीज खींचे तो इस पे जो घिरा हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ सिस्टम अवस्था 1 से अवस्था 2 पे आए
तो पीवी डायग्राम पे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, पीवी डायग्राम पे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, ये हमारा क्या देता है, ये हमारा देता है वर्क, ये हमारा क्या देता है, वर्क देता है। ऐसे ही टीएस डायग्राम पे घिरा हुआ क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा हीट देता है। टीएस डायग्राम पे घिरा हुआ क्षेत्रफल जो हमारा है हीट देता है। तो ये जो है किस रास्ते से जा रहे हैं आप, जैसे अवस्था 1 से अवस्था 2 पे, मान लीजिए यहां से जा रहे हैं तो कम होगा वैल्यू, यहां से जा रहे हैं क्षेत्रफल ज्यादा होगा, यहां से आ रहे हैं क्षेत्रफल और ज्यादा होगा। तो किस रास्ते से आप आ जा रहे हैं उसके अनुसार उसके नीचे का क्षेत्रफल जो है वो परिवर्तित होगा। तो यानी कि ये रास्ते पे निर्भर कर रहा है, ये सिस्टम की हिस्ट्री पे निर्भर कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पथ फलन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पथ फलन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हीट एंड वर्क हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हीट एंड वर्क हो गया। अब बात हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की, टाइप्स की। अगर हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमारे कितने प्रकार का होता है, तो अगर हम लोग बात करें अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग, तो ये मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है। पहला हमारा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहला हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए एग्जाम में आएगा, केवल आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की डिफिनेशन लिखना रहेगा, मुख्य बिंदु वगैरह एग्जाम में नहीं लिखना रहेगा, लेकिन उसको जानना जरूरी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मात्रा सापेक्ष गुण। हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रा। इसका अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम होता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में नाम एक ही होगा, मात्रा सापेक्ष गुण। एक हमारा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मात्रा निरपेक्ष गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रा निरपेक्ष गुण बोलते हैं। ये आपका जो होता है डिपेंड अपॉन साइज ऑब्लिक मास, साइज ऑब्लिक मास। ये साइज या मास पे निर्भर करता है। और ये जो हमारा है डू नॉट डिपेंड साइज ऑब्लिक मास। और ये जो हमारा इंटेंसिव होता है साइज या मास पे निर्भर नहीं करता है। तो हमारा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये एक्सटेंशन वर्ड से आया है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग बात करें एक्सटेंट की, मतलब एक्सटेंट मतलब क्या होता है, साइज। एक्सटेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्तार। विस्तार जो संबंधित है ये साइज से संबंधित है, या कह सकते हैं यह मास से संबंधित है। तो हमको कंफ्यूजन रहता है कौन मास पे डिपेंड करता है, कौन मास पे डिपेंड नहीं करता। तो एक्सटेंसिव जो एक्सटेंशन वर्ड से आया, एक्सटेंशन मतलब विस्तार, या हम लोग साइज या मास से ले सकते हैं। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो किस पे निर्भर करेगा, मास पर निर्भर करता है, उसे हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम लोग अलग अलग दोनों की परिभाषाएं पढ़ेंगे, अलग अलग दोनों की परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो अगला अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, मात्रा सापेक्ष गुण बोलेंगे। हम दोबारा लिख नहीं रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, मात्रा सापेक्ष गुण या विस्तारात्मक गुण, या क्या बोलते हैं, विस्तारात्मक गुण बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं, मात्रा सापेक्ष गुण, या विस्तारात्मक गुण। क्या बोलते हैं, विस्तारात्मक गुण बोलते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, दैट प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट अपॉन मास इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि वह प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर करता है उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हिंदी में केवल लिख रहे हैं वह प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर करता है
कामा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। वह प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर करता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मास, मास हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, मास, वॉल्यूम, एनर्जी एक्सेट्रा। ये हमारी क्या हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वह प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर करता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। अगला हमारा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसको हम लोग बोलते हैं मात्रा निरपेक्ष गुण, या अविस्तारात्मक गुण। अविस्तारात्मक, नाम से ही स्पष्ट है। विस्तार मतलब क्या? मास से समझ लीजिए, जो विस्तार पर निर्भर करेगा उसे विस्तारात्मक गुण। विस्तार मतलब क्या? मास पर निर्भर करेगा, और जो मास पर निर्भर नहीं करेगा वो आपका अविस्तारात्मक गुण। ये क्या हो जाएगा? वह प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर नहीं करता है। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? वह प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर नहीं करता है। वह प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर नहीं करता है, कामा इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। वह प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर। डेंसिटी मतलब क्या? घनत्व। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, एक्सेट्रा। तो ये हमारे सब क्या हो गए? ये हमारे हो गए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां से आप चीज समझ गए होंगे हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब देखिए हम लोग नोट लिख लेते हैं। नोट में क्या कि ईच स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। ईच स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। प्रत्येक जो स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो आपका क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर उसके आगे स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो आपका क्या होता है? वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें या एक चीज और लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बराबर प्रॉपर्टी अपॉन मास। मतलब किसी भी एक्सटेंसिव स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बराबर क्या हो जाएगा? बराबर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
अपॉन मॉस। अगर मॉस से भाग दे देंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में तो आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। और स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमने ऊपर पहले लिख दिया कि ईच स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रत्येक स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यानी एक ऐसी भी कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसके पहले स्पेसिफिक वर्ड लग गया वो आपका क्या होगा, वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक चार्ट बनाए, इसके माध्यम से हम लोग समझें कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिख रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक तरीके से इंटेंसिव हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, पहले नंबर पे हम ले रहे हैं एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, किलो जूल होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिव में स्पेसिफिक एनर्जी होगा। जो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी जनरली स्पेसिफिक लेंगे उसको स्मॉल ई से दर्शाएंगे, उसको किसे दर्शाएंगे, स्मॉल ई से दर्शाएंगे। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ई बाई एम। ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, सॉरी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एनर्जी, और स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इसमें हमने क्या कर दिया, मास से भाग दे दिया तो हमारा क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे अगर हम लोग एक प्रॉपर्टी लिखे एंथैल्पी, एंथैल्पी वगैरह के बारे में भी आप नहीं जानते हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। एंथैल्पी को हम लोग कैपिटल एच से दर्शाते हैं, इसका भी यूनिट आपका ये भी एक तरीके एनर्जी ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो यहाँ से किस दर्शाएंगे, स्मॉल एच से, स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एच बाई एम। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी हो गया यूनिट। अब ऐसे ही हम लोग बोले अगर इंटरनल एनर्जी, तीसरा ले रहे हैं हम लोग क्या, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू से दर्शाएंगे, इसका भी यूनिट क्या होगा, किलो जूल होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ये क्या होगा, स्मॉल यू होगा, स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बाई एम हो जाएगा। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी ही होगा, स्मॉल यू आपका हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें एंट्रोपी की, एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम लोग यहाँ पे कैपिटल एच से दर्शा सकते हैं। इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केल्विन। क्या होगा, किलो जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्मॉल एस से दर्शाएंगे, क्या हो जाएगा, कैपिटल एस बाई एम होगा, कैपिटल एस बाई एम होगा। और ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जो है एक्सटेंसिव से अगर हम लोग ऐसे ही वॉल्यूम लिखे, 5 नंबर में हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम को कैपिटल वी से दर्शाते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसमें यहाँ पे स्मॉल वी बराबर हो जाएगा, स्मॉल वी बाई बराबर कैपिटल वी बाई एम, कैपिटल वी बाई एम। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा। तो हमारा एक्सटेंसिव ये वाला, इधर वाला एक्सटेंसिव हो गया, और उधर वाला क्या हो गया, सारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपका हो गया। तो इस प्रकार से हमने सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज कर लिया। तो ये हमारा प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी पूरा का पूरा खत्म हो गया। आई होप कि आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट। अगला हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक स्टेट।
थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट को हम लोग बोलते कहते हैं उष्मागतिकी अवस्था, उष्मागतिकी अवस्था। अब उष्मागतिकी अवस्था क्या होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है कि अब देखिए किसी भी निकाय की जो अवस्था होती है वह उसके गुणों द्वारा पहचानी जाती है कि मतलब गुण का मान क्या होगा, प्रॉपर्टी का मान क्या होगा, उसी के अनुसार उसकी अवस्था बदलती रहती है। यदि किसी निकाय के अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो उसकी अवस्था भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट में क्या कह सकते हैं कि किसी निकाय की अवस्था किसी निकाय की अवस्था उसके गुणों द्वारा पहचानी जाती है। किसी निकाय की अवस्था उसके गुण द्वारा पहचानी जाती है। यदि किसी निकाय के गुण बदल जाते हैं, यदि किसी निकाय के गुण बदल जाते हैं, यदि किसी निकाय के गुण बदल जाते हैं तो उसकी अवस्था भी बदल जाती है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होगा, किसी निकाय की अवस्था उसके गुण द्वारा पहचानी जाती है। यदि किसी निकाय के गुण बदल जाते हैं तो उसकी अवस्था भी बदल जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम कुछ भी ले, मान लीजिए यहाँ पे हम प्रेशर ले रहे हैं इस वाले पे, और इस पे वॉल्यूम ले रहे हैं, इस पे वॉल्यूम ले रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0.1 इंडिकेट करें यहाँ पे, और यहाँ पे 0.2 इंडिकेट करें, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपका P1 होगा, और हम लोग यहाँ पे बात करें ये आपका P2 होगा। और ऐसे ही अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे क्या होगा, V1 होगा, और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे आए तो V2 होगा। यानी कि जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी अगर P1 है और V1 है तो हम लोग अवस्था 1 पे होंगे। अगर प्रॉपर्टी हमारा P2 और V2 हो गया तो अवस्था 2 पे आ गई। यानी कि जैसे जैसे आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे आपकी अवस्था भी परिवर्तित हो जाएगी। तो हमारा इस फिगर से क्या दिख रहा है, यानी कि किसी निकाय की जो अवस्था है, जैसे अवस्था 1 की बात करें या 2 की बात करें, तो किसके द्वारा पहचानी जा रही है, इसके गुणों द्वारा, मतलब सिस्टम के गुण द्वारा पहचानी जा रही है। अगर किसी सिस्टम की गुण परिवर्तित हो जा रहे हैं तो उसकी अवस्था भी क्या हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है। तो हमारा क्या हो गया, स्टेट हो गया। अब इस पर हम लोग पढ़ते हैं पथ, इसके बाद पढ़ते हैं पथ। जो भी स्टेट पथ पढ़ रहे हैं तरीके से थर्मोडायनेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं पथ। अब पथ क्या होता है, पथ की अगर हम लोग बात करें, जब कोई सिस्टम अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जाता है तो अनेक साम्य अवस्थाओं से होता हुआ जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए यहां से गोरखपुर से आपको दिल्ली जाना हो तो बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि गोरखपुर से दिल्ली हवा में एकदम उड़ते हुए चला जाएगा ट्रेन, तो बीच में क्या पड़ेंगे, बहुत ऐसे स्टेशन पड़ेंगे जहां पर ट्रेन क्या होगी, रुकती हुई जाएगी। तो वही कह सकते हैं यदि कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था, अगर गोरखपुर को हम प्रारंभिक अवस्था माने और दिल्ली को अंतिम अवस्था माने, यदि कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था या अपनी एक अवस्था से अपनी दूसरी अवस्था को जाता है तो वह अनेक साम्य अवस्थाओं से गुजरता हुआ जाता है। यानी कि बीच में जो भी स्टेशन पड़ेंगे उसको हम लोग साम्य अवस्था कह सकते हैं। तो इन अनेक साम्यावस्थाओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पथ बोलेंगे। यानी कि इन जो स्टेशनों को क्या मिला रही है, रेल की पटरी मिला रही है। तो ये जो रेल की पटरी गई हुई है
वही वो ट्रेन जो है, ट्रेन एक सिस्टम हो गया, उस सिस्टम का पथ कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, गोरखपुर से दिल्ली जाना है, तो क्या करेगा, विभिन्न बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे जहां ट्रेन रुकते हुए जाएगी और सवारियों को भरते हुए जाएगी। तो भरे या न भरे, मान लीजिए मालगाड़ी है तो नहीं भरेगी, तो वो मालगाड़ी भी बीच में रुकती है। तो जब कोई सिस्टम अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जाता है तो अनेक साम्यावस्थाओं से गुजरता हुआ जाता है, और इन अनेक साम्यावस्थाओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, पथ कहलाती है। जब कोई एक ट्रेन अपनी प्रारंभिक बिंदु से या अपनी प्रारंभिक स्टेशन से अंतिम स्टेशन को जाता है तो वह विभिन्न स्टेशन से गुजरता हुआ जाता है, वह और उन गुजरता हुआ जाता है, और उन स्टेशन को जो जोड़ने वाली पटरी होगी वही उस ट्रेन का क्या कहलाएगा, पथ कहलाएगा। तो वैसे यहाँ थर्मोडायनेमिक के सिस्टम में अगर हम लोग बात करें, जब कोई सिस्टम, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जब कोई सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था या अपनी एक अवस्था कह सकते हैं, अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जाता है, दूसरी अवस्था को जाता है, जब कोई निकाय, जब कोई सिस्टम अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था को, अपनी एक अवस्था कहिए या प्रारंभिक अवस्था ही लिख दे रहे हैं, अपनी, जब कोई सिस्टम, प्रारंभिक ज्यादा सही है, जब अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था को जाता है, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था को जाता है, तो वह अनेक साम्यावस्थाओं से गुजरता हुआ जाता है, तो वह अनेक साम्यावस्थाओं से गुजरता हुआ जाता है, गुजरता हुआ जाता है। इन अनेक साम्यावस्थाओं को मिलाने वाली रेखा, इन अनेक साम्यावस्थाओं को मिलाने वाली रेखा कामा पथ कहलाता है। क्या कहलाता है, पथ कहलाता है। जैसे अब मान लीजिए वही फिगर हम फिर से बनाए नीचे, ये P हो गया, ये V हो गया, यहाँ पॉइंट 1 है, यहाँ पॉइंट 2 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है P1, यहाँ पे प्रॉपर्टी P2, यहाँ पे प्रॉपर्टी V1, यहाँ पे प्रॉपर्टी V2। जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था जा रहा है, मान लीजिए इस रास्ते को फॉलो करता हुआ जा रहा है, इस रास्ते को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन पड़ रहे हैं, बहुत सारी साम्यावस्थाओं से गुजरता हुआ ये जा रहा है, बहुत सारे क्या पड़ रहे हैं, स्टेशन पड़ रहे हैं। तो इन्हीं स्टेशनों को मिलाने वाली जो रेखा है वही क्या कहलाएगी, पथ कहलाएगी। ये क्या है, ये जो बीच में पड़ रहे हैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट हैं, ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं, ये जो है डिफरेंट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पथ। ये क्या कहलाएगा, पथ कहलाएगा। तो जब कोई निकाय, जब कोई सिस्टम अपनी एक अवस्था, अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था को जाता है तो अनेक साम्यावस्थाओं से गुजरता हुआ जाता है। इन अनेक साम्यावस्थाओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग पथ कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पथ कहते हैं। तो पथ यहां से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस। प्रोसेस, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रक्रम। क्या बोलते हैं, प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रक्रम बोलते हैं। प्रोसेस का आगे बहुत ज्यादा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या करता है, किसी किसी पथ के डायरेक्शन को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन का आना और जाना, तो आना एक प्रोसेस है और जाना एक प्रोसेस। मान लीजिए गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी, एक प्रोसेस हो गया जाना, और दिल्ली से गोरखपुर आ रही तो ये हो गया रिटर्न होना। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस। जैसे डिपार्चर और अराइवल शायद बोलते हैं, ट्रेन की लैंग्वेज में शायद बोलते हैं। तो प्रोसेस होता क्या है, जब कोई पथ, जब किसी पथ को डायरेक्शन के साथ दर्शाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। जब किसी पथ को, जब किसी पथ को दिशा के साथ, दिशा मतलब डायरेक्शन, दिशा के साथ दर्शाया जाता है, दिशा के साथ दर्शाया जाता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। तो उसे प्रोसेस कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे हम लोग जा रहे हैं, ये P वाला हो गया, ये V वाला हो गया, यहाँ पे हम लोग 1 से जा रहे हैं, मान लीजिए 1 से हम लोग 2 गए, तो इसमें हमने क्या किया, एक डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया। जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1 से 2 से जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस बोल सकते हैं। और अगर 2 से फिर 1 जाए तो इसको कंप्रेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग 1 से 2 की बात करें यहाँ पे, तो 1 से 2 में हो क्या रहा है, 1 से 2 में हो क्या रहा है, प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस। इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में प्रसार प्रक्रम। क्या बोल सकते हैं, प्रसार प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक्स में आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को याद करने की कोशिश करिएगा। अगर हम लोग 2 से 1 की ओर जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। कंप्रेशन प्रोसेस यानी कि संपीडन, यानी कि संपीडन प्रक्रम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संपीडन प्रक्रम बोल सकते हैं। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो किसी भी पथ में 2 प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में चाहे तो, नोट। किसी भी पथ में, किसी एक पथ में, किसी एक पथ में 2 प्रोसेस होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं। कोई भी अगर पथ होगा तो उसमें 2 प्रोसेस। जैसे आप अपने घर से विद्यालय जा रहे हैं तो विद्यालय जाना एक प्रोसेस हो गया, और लौट के घर आ रहे हैं तो आना एक प्रोसेस हो गया। एक प्रोसेस को हम लोग गोइंग बोल सकते हैं और एक प्रोसेस को हम लोग कमिंग बोल सकते हैं। गोइंग प्रोसेस और कमिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। क्लियर है, तो हमारा हो गया प्रोसेस। क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। अब लोग पढ़ लेते हैं साइकिल के बारे में। इसके बारे में, साइकिल के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है साइकिल। अगला प्रोसेस है साइकिल। साइकिल भी थर्मोडायनेमिक साइकिल है। क्या है, थर्मोडायनेमिक साइकिल है। साइकिल का मतलब थर्मोडायनेमिक साइकिल।
ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो इसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझिएगा। साइकिल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? साइकिल। साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे? चक्र बोलेंगे। सारी चीजें थर्मोडायनेमिक हैं। चक्र क्या होगा? अब जब कोई निकाय विभिन्न साम्यावस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, यानी कि जहां से चला वहीं लौट के आ जाए। जैसे मान लीजिए आप यहां से गए लखनऊ, लखनऊ से गए इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस होते हुए फिर गोरखपुर आ गए। तो ये पूरा क्या हो गया? एक साइकिल हो गया। पूरा क्या हो गया? एक साइकिल हो गया। तो इस दौरान जब एक साइकिल कंप्लीट करेंगे तो प्रॉपर्टी में परिवर्तन जो आपका होगा वो जीरो हो जाएगा। प्रॉपर्टी में जो परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो साइकिल क्या होता है? जब कोई सिस्टम विभिन्न साम्यावस्थाओं से होता हुआ जब कोई सिस्टम विभिन्न साम्यावस्थाओं से होता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में जब कोई सिस्टम विभिन्न साम्यावस्थाओं से होता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, जब कोई सिस्टम विभिन्न साम्यावस्थाओं से होता है वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, तो इसे एक साइकिल कहते हैं। तो इसे एक साइकिल कहते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? एक साइकिल कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं अवस्था 1 से 2 पे। 1 से 2 गए और फिर 2 से आ गए 1 पे। 1 से 2 गए और 2 से 1 पे आ गए। तो ये क्या है? साइकिल जो हमने बनाया एसी साइकिल है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। एसी साइकिल, एसी साइकिल या पूरा लिख दे एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होता है ये माइनस डब्ल्यू डिवाइसेज के लिए होता है। किसके लिए? माइनस डब्ल्यू डिवाइसेज। हम पढ़ा चुके हैं माइनस डब्ल्यू डिवाइसेज, यानी जो वर्क कंज्यूम करेंगे। जैसे आपका हो गया कंप्रेसर, हो गया आपका फ्रिज वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसर हो गया। तो ये क्या करेगा? वर्क कंज्यूम करेगा। तो उसकी साइकिल कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जो क्लॉकवाइज साइकिल होती है वो प्लस डब्ल्यू डिवाइसेज के लिए होती है। अगर हम लोग यहाँ पे एक और बनाएं, मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है 2 ही अवस्था पड़े, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से यहाँ पे आपका 4 है और 4 से 1 पे गए। ये हम कैसे जा रहे हैं? हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपका हो गया क्लॉकवाइज साइकिल हो गया। क्या हो गया? क्लॉकवाइज साइकिल हो गया। और ये आपका किसके लिए होगा? प्लस डब्ल्यू डिवाइसेज के लिए। ये जानना जरूरी है। जो क्लॉकवाइज साइकिल होगा वो प्लस डब्ल्यू डिवाइसेज के लिए होगा। ये आपका हो गया साइकिल। मुहावरा कह सकते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब जहां से चला वहीं लौट के आ गया। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो क्या हो गया? एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नोट,
नंबर 1, क्या एक साइकिल में मिनिमम 2 पथ होते हैं? एक साइकिल में मिनिमम 2 पथ होते हैं। मिनिमम 2 पथ तो होगा ही होगा एक साइकिल में मिनिमम, जैसे 1 से 2 एक पथ हो गया और 2 से 1 एक पथ हो गया। तो एक साइकिल में माने जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से अगर लौट के आ जाए तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, साइकिल नहीं बोलते हैं। मान लीजिए 1 से 2 गया और 2 से 1 इसी रास्ते से लौट के आ जाए तो इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, साइकिल नहीं होगा एक केस में। साइकिल में कम से कम 2 पथ होना जरूरी है, साइकिल में कम से कम 2 पथ होना जरूरी है। दूसरा, साइकिल हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोज लूप बनाते हैं। क्लोज लूप का मतलब समझ रहे हैं? ये बंद, ये देखिए क्लोज लूप है, एक लूप बन रहा है, क्लोज लूप बनाते हैं। और ये चीज समझ जाइए, ये हमने शार्ट में समझा दिया कि जो आपका ये -W क्या होता है? पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होती है। पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेज की साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होती है और पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज की साइकिल क्लॉकवाइज होती है। पावर, यहाँ पे 3 नंबर लिख सकते हैं कि पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज की साइकिल पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज की साइकिल क्लॉकवाइज होती है। CW का मतलब क्या? क्लॉकवाइज होती है। और नंबर 4, पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेज की साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज जो होती है उसकी साइकिल क्लॉकवाइज होगी और पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेज जो होती है उनकी साइकिल जो होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है। इनकी साइकिल कैसी होती है? इनकी साइकिल जो है एंटी क्लॉक होती है। अब आगे के जो टॉपिक हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।